नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित जो शब्द हैं उनकी व्याख्या क्या है। इसके अलावा हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, संक्षिप्त में हम इस पर बात करेंगे। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारे क्या हैं और कब इन्हें हमने अपने संविधान में या अपने देश के विधान में शामिल किया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। भारत का संविधान जब लिखा गया तो उस समय एक प्रस्तावना, एक उद्देशिका प्रस्तुत की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो पहले तो इसको संविधान का अंग नहीं माना जाता था। एक बेरुबाड़ी केस हुआ, उसमें इसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती 1973 प्रकरण हुआ और उसमें ये बात साफ हो गई कि संविधान का भाग है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा उसका प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान की उद्देशिका को इसका कुंजी भी कहा जाता है। और कई मामले में ऐसा हुआ जब संविधान अंदर जो लिखित में हमारे अनुच्छेद हैं वहाँ कोई समस्या हुई तो हम कुंजी के रूप में संविधान की प्रस्तावना से उसके हल देख लेते हैं कि संविधान बनाने वाले लोगों की भावना क्या थी। कभी कभी शब्द और भावना में अंतर आ जाता है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में बहुत उत्कृष्ट एवं भव्य शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि उच्चतम मूल्यों को साकार किए हुए हैं। आइए इन्हीं को हम जानते हैं। पहले तो सबसे पहले भारत की उद्देशिका में वो शब्द कौन से हैं जो रखे गए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो अलग अलग रंगों में रखे गए हैं, जो नीले रंग है ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। ये प्रश्न बन जाता है, इसीलिए उनको अलग से नीला रख कर दिया गया है। तो बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब इसमें एक एक शब्द के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, यानी इस देश की जनता ही मालिक है, जनता ही शक्ति का स्रोत है और यही संप्रभु है। एक शब्द जो प्रस्तावना आता है, इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। तो प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। और अगर क्वेश्चन इस तरह बन जाए कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो हमारा आंसर होगा अमेरिका। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये ऐसे ही फंसाए जाते हैं क्वेश्चनों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए जो हमने ऊपर ब्लू से कर दिए पहले ही। वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो संविधान संशोधन किया गया ये 1976 में किया गया और ये 42वां संशोधन था। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य लोगों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना पैदा करना है। फिर एक शब्द आता है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो गणराज्य का मतलब देखिए क्या है, संकल्पना ऐसे राज्य से की जाती है जहां जनता सर्वोच्च होती है। इसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको विशेषाधिकार प्राप्त हो या वंशानुगत उसका पद हो जाए, ऐसा गणराज्य में नहीं होता। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में होती है, ना कि राजा में होती है। तो आप देखिए समझ सकते हैं यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष हमारा होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता द्वारा ही चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता सीधे रूप में नहीं चुनती अपने राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के तहत भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। तो एक बात ये हो गई इसमें। फिर है भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है उसमें नागरिकों को प्रतिष्ठा
अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। एक और शब्द है संप्रभु। इसका मतलब क्या होता है कि भारत जो है, चाहे अंदर की समस्या हो चाहे कोई बाहरी समस्या हो या कोई भी बात हो, वो पूर्णतः अपने आप में स्वतंत्र है। अब किसी भी अन्य देश का इंटरफेयर भारत में बर्दाश्त नहीं है। भारत अपने फैसले स्वयं लेगा, किसी के दबाव में या किसी के कहने में आके उसके फैसले नहीं होंगे। तो ये तो माना जाता है ऐसा, लेकिन आज विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ की सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का तंत्र। यहाँ पे लोकतंत्र है। प्रस्तावना में भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया है। भारत में संविधान जो है कुछ विशेषताएं लिए हुए, इसको भी हम देख लेते हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। देखिए, पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, इस पर मैं पहले ही वीडियो में बात कर चुका हूँ, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो अब कितनी हो गई हैं ये संख्या? तो अब हैं 25 भाग, पहले 22 थे, अब हो गए 25। अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन इसके अंदर और सब क्लास बना दी गई हैं, तो अब ये अनुच्छेद की संख्या जो है वो 450 के करीब पहुंच रही है। इसके अलावा इसमें 8 अनुसूचियों की जगह अब हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। दूसरी विशेषता है, भारतीय संविधान लिखित है, नवनिर्मित है और ये व्यापक है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अगर न्यायालय ही दबाव में आएगा किसी के, तो वो न्याय स्वतंत्र नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ नीति निर्माताओं ने पहले व्यवस्था कर दी कि न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। ब्रिटिश शासन के अनुरूप भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को आत्मसात किया गया है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है तथा संविधान को ही सर्वोच्च मानता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक है। इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली तथा अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघ को एकात्म परिदृश्य में परिवर्तित कर देती हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं हमारी संविधान की। दूसरी बात है, प्रजातंत्रात्मक सरकार के गुणों को संविधान में समाहित करते हुए प्रत्येक स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष हो, वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। सबको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो जिस पद पे हो, सबको एक वोट देने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया। जिसको जो पसंद है वो अपनी मर्जी से चुन सकता है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में, प्रतीकों के बारे में। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्यों रखे गए? क्योंकि हमें गर्व महसूस होता है। अगर हम देश में हैं या देश के बाहर कहीं हों, तो हमें अपना तिरंगा देखते ही गर्व महसूस होता है, सैल्यूट होता है, और हमारा जो सर है वो फक्र से ऊंचा होता है। तो राष्ट्रीय सिंबल की बात हम करें तो सबसे पहले हमारा देखिए ध्यान से, सत्यमेव जयते लिखा हुआ अशोक जो स्तंभ है, ये इसमें आपको 3 शेर दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 होते हैं। और नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक घोड़ा दिख रहा होगा, उसके पास एक चक्र बना हुआ है। तो इसके बारे में अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। पहली बात, कहाँ से लिया गया? सारनाथ। अभी सारनाथ की भी अपनी कहानी है, जिसको अलग अलग नामों से जाना गया। फिलहाल हम यहाँ पे उसकी बात अभी नहीं करने वाले हैं। सत्यमेव जयते शब्द उसके स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में खुदा है। अशोक ने सारनाथ स्तंभ को 242 से 232 ईसा पूर्व बनवाया था। ये वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मुक्ति के लिए अष्टमार्ग का उपदेश दिया था। राष्ट्रीय चिन्ह तथा मोहर भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की पीठ की ओर किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार में पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में ये 4 जो जानवर हैं, इनको ध्यान रखिए। एक हाथी,
चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इनके जो चारों ये जानवर जो हैं, पशु हैं, इनके बीच में चक्र बने हुए हैं और ये एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है, जिसको बाद में हमारे तिरंगे में स्थान दिया गया। झंडा, फ्लैग हमारा है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं तिरंगा। तो तिरंगे की कुछ अपनी खूबियां हैं, उनको हम देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, आपको दिख रही हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का धर्म चक्र है, जिसके भी हम ऊपर बात कर रहे थे। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। कहाँ से लिया गया है तो आप बता देना, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय झंडा को भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत प्रदान किया गया तथा 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्रीय झंडे को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समक्ष झुकना नहीं चाहिए। ये जो हमारी ध्वज संहिता है उसमें ये हमारा कर्तव्य है हम सभी का। राष्ट्रीय झंडे को किसी दूसरे झंडे के नीचे नहीं रखना चाहिए, ना ही दाईं ओर रखना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के साथ यदि और झंडे को रखना हो तो ऐसी स्थिति में अन्य झंडे को बाईं ओर रखना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे को यदि किसी जुलूस आदमी ले जाया जा रहा हो, उसे उठाने वाले को दाएं कंधे पर रखकर सबसे आगे चलना चाहिए। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, भारतीय राष्ट्रगान जो है वो है जन गण मन। लिखा इसको किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। अंग्रेजों ने टैगोर कहा था इनको, तो सब लोग टैगोर ही बोल रहे हैं। राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसको गाने में लगते हैं 52 सेकंड, ये तय किया गया है। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, तो राष्ट्रगान के साथ साथ ही उतनी ही शोहरत और मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ वंदे मातरम भी है। और आज़ादी की एक नज्म थी जहाँ पे वंदे मातरम गूंज होती थी देशभक्तों के द्वारा, तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और मूल रूप से उनका एक जो पुस्तक है, उपन्यास था आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है। ये प्रथम बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में ही 1986 में गाया गया था। यहाँ पे गलत हो गया है, ये 1900 नहीं होगा, ये होगा 1800। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया और क्या कहा था उन्होंने, उसको सुनिए। वंदे मातरम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ बराबर का दर्जा होगा। राष्ट्रीय पंचांग, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत चैत्र 365 दिन, ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ, जिसका नेम जो है पैंथर टाइग्रिस है। ये पश्चिम बंगाल में जो है टाइगर हमारा पाया जाता है ज़्यादा करके, और ये अपनाया गया 1973 में। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर भी भारत में शुरू किया गया बाघों को बचाने के लिए। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, जिसको हम मोर कहते हैं या मयूर, पीकॉक। इसका नाम होता है पावो क्रिस्टेटस लिनियस, और ये है जो नेशनल बर्ड हमारा 1963 में डिक्लेयर किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो 2008-9 में घोषित की गई। राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन मीठे पानी में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। डॉल्फिन 18 मई 2010 को इसको स्वीकृत किया गया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल, नीलम्बो नुसिफेरा गेर्टन, और इसको जो है राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है। प्राचीन समय से ही ये सांस्कृतिक मांगलिक प्रतीक रहा है। राष्ट्रीय पेड़ संविधान में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बरगद है। इसी तरह राष्ट्रीय फल आम को बोला जाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय धरोहर पशु, ये इम्पोर्टेंट है, हाथी।
देखिए ऊपर हाथी है, नीचे हाथी है। और राष्ट्रीय सरीसृप यानी रेंगने वाले जो जीव चलते हैं वो है किंग कोबरा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए